Good morning, everyone. Myself, Dr. Manish Kumar, Assistant Professor, विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी मुंगेर। आज हम फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक नई क्वेश्चन के साथ आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, अभी हम लॉकडाउन के फेज से गुजर रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने अपने घरों में हैं, तो इस अपने घरों में रह के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम अपने एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होगा और हर चीज़ सिस्टम से होने लगेगी, तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो हमें एग्ज़ाम की पूरी ढंग से प्रिपरेशन कर लेना इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो कि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपना उस एग्ज़ाम में हमको हो। देखिए स्टूडेंट, ऐसा कहा गया है कि सीखने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भर आपको सीखने का मौका लगता है और हर व्यक्ति से, चाहे वो कैसा भी हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि न्यूली बॉर्न बेबी भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। दूसरी बात, पढ़ने की उम्र के बारे में ऐसा कहा गया है उसके भी कोई एज लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर इन प्रैक्टिकल में देखें, पढ़ने के लिए एक एज ही होती है। एक एज गुजर जाने के बाद फिर एजुकेशन संभव नहीं है। तो चूंकि अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आपको पूरा मौका मिला हुआ है, अपने इस फेज का पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि जब ये फेज गुजर जाएगा ना, तो दोबारा ये फेज आएगा नहीं। तो चलिए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको सेमेस्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्वेश्चन को डील करेंगे। पिछले 2 क्लास में हमने आपको 2 क्वेश्चन को डील किया था। पहला क्लास जो हमने आपको डील किया था वो था हाउ इज ऑर्डिनरी बिल इज पास इन पार्लियामेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने आपको डील किया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। ये क्वेश्चन कई ढंग से पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है जिसका आंसर सेम होगा। तो देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का अपना एक संविधान होता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट हैं उन्होंने माना है कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइट। वहां पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइट, उसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो एक जगह सीमित होता है। वहां डिवीजन ऑफ द पावर नहीं होता है सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट में। दूसरी तरफ है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट में। बोथ आर इंडिपेंडेंट भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी एक दूसरे के होते हैं। जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं हमारे यहाँ, और हम अपने स्टेट में देखते हैं कि हमारे स्टेट में नीतीश की सरकार है और सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है। जितने भी जूरिस्ट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के इमिनेंट जूरिस्ट, उनका मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि भारतीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन जो हमारे फ्रेमर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसा ही माना है कि हमारा संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट है जिन्होंने कुछ ऐसा तर्क दिया है, ऐसे कुछ पॉइंट उठाए हैं हमारे संविधान पे कि हमारा संविधान जो मैच करता है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है। उनके भी अपने कुछ तर्क हैं जो कि वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कुछ पॉइंट है जो कि बताया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है,
नहीं कि यूनिटरी है, उसके पीछे क्या क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो कि बताता है कि भारतीय संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। वे पॉइंट है, पहला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तीसरा है ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ है रिजिडिटी और फिफ्थ है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब इस पांचों पॉइंट को हम एक बाय एक इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी संस्थाएं जैसे कि कोई भी बॉडी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी कार्य करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई है उसके अमुक होकर ही कार्य करेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कोई हाई कोर्ट भी कोई भी डिसीजन देगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी कोई डिसीजन देगा, वही डिसीजन देगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी कार्य करेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई हुई है उसी के दायरे में रह के उनको काम करा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है। चूंकि हमारे यहाँ बहुत से स्टेट है, हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। बिहार में बिहार गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, असम में असम की गवर्नमेंट है, यूपी में स्टेट गवर्नमेंट यूपी में है। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ढंग से अपने स्टेट के हिसाब से कानून बनाती है, उसमें केंद्र का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। दोनों अलग अलग है। सेंट्रल का जो कानून बनता है वो सब स्टेट पे लागू होता है, लेकिन अगर स्टेट वाइज अगर हम देखें, हर स्टेट को पावर है अपने ढंग से अपने हिसाब से कानून बनाने का। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बिहार स्टेट में नीतीश की सरकार ने कानून बनाई शराबबंदी में। वो जो कानून बनाई तो वो बिहार गवर्नमेंट के लिए है, इस स्टेट के लिए है। तो ऐसा नहीं है ये कानून वे दूसरे स्टेट के लिए बनाई। तो हर स्टेट को पावर है कि अपने स्टेट के हिसाब से कानून बनाए। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है। तो ये सेकेंड फीचर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा है ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे संविधान में हर बात लिखी हुई है कि किस तरह कौन संस्थाएं कैसे काम करेगी। अगर ये लिखी हुई नहीं रहेगी तो कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता। हम नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, सरकारें भी नहीं मानती कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तो ये तर्क वितर्क होते रहता। तो उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो बताया जाता है कि हमारा संविधान फेडरल है, वो है तीसरा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर कुछ लिखित है। उसमें पावर बताया गया है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, हर बॉडी का पावर बताया गया है और ये लिखित है। चौथा पॉइंट है रिजिडिटी, कठोरता पूर्वक। हमारे संविधान में जो कानून बनाया गया है वो रिजिडिटी है। रिजिडिटी मतलब कि हमारे संविधान को कोई भी इतनी आराम से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। समय समय पे सरकारें आती है, बदलती है। जो सरकार आएगी, नई सरकार, वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके कुछ नया उसमें लाए अपने हिसाब से। कभी कांग्रेस की सरकार रहेगी, कभी बीजेपी की सरकार रहेगी, कभी किसी की सरकार रहेगी। ऐसा नहीं कि जो भी सरकारें रहेंगी वो अपने ढंग से संविधान को चेंज करें।
इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। ऐसा है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में उसका एक तरीका है, वो काफी विषम है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि बताता है कि हमारा संविधान फेडरल है। अगर उनको इस बात को, अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात को चेंज करना है तो उन्हें 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा इवन राज्यसभा की, तभी कोई कानून को वे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कानून को चेंज करना, कोई भी कानून के कोई पार्ट को चेंज करना इतना आसान नहीं है। हमारा संविधान जो है एकदम रिजिडिटी के रूप में बना हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी को माना गया है। देखिए हमारे यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि हम बताए कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। जब हमारे यहाँ बहुत से स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना कानून है, सेंट्रल का जो कानून है सब पे लागू है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई बात पे कन्फ्लिक्ट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब ये कन्फ्लिक्ट हो जाती है, उस कन्फ्लिक्ट को दूर कौन करेगा? तो ये पावर हमारे संविधान में दिया गया है न्यायालय को, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, सुप्रीम होगा, और वो उस डिसीजन पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर संविधान में कोई बात सरकार को नहीं समझ में आती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस बात को इंटरप्रेट कराती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बात को समझाती है कि ये कानून में ये बातें लिखी हुई है, इस कानून का ये मतलब है। तो हमारे यहाँ ये फिफ्थ पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को ये अथॉरिटी दिया गया है। तो ये 5 पॉइंट ऐसा बताया जाता है कि हमारा संविधान फेडरल है। ये 5 पॉइंट है: सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी एंड द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। उसके बाद कुछ ऐसे जूरिस्ट हुए हैं, इमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका भी अपना ही तर्क है। उनका ये तर्क है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो कि माना जाता है कि ये प्योरली फेडरल वो नहीं मानते। वो भी मानते हैं कि फेडरल है, लेकिन पूर्ण रूपेण से वो भी मानते नहीं है। वो पॉइंट क्या है? पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हम आर्टिकल 155 और 156 में देखते हैं। गवर्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है, उनका ये मानना है चूंकि गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों? जब हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंट्रल का ये पार्ट है नहीं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर क्यों? वो तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गवर्नर का एक कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के बीच में जब सरकारें चेंज होती है सेंट्रल की, तो वो बहुत से गवर्नर को कार्यकाल खत्म होने के पहले ही हटा देती है। तो यहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट है। तो सेंट्रल यहाँ पे इंक्रोच करती है स्टेट गवर्नमेंट को। जब मोदी की गवर्नमेंट आई, जब यूपी की गवर्नमेंट आई, ऐसा बहुत से गवर्नर को अपने कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उसको अब हटा दिया गया। तो यहाँ मानना है कि ये बात को दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ढंग से फेडरल नहीं है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट इन द इंटरेस्ट टू द नेशनल इंटरेस्ट। आर्टिकल 249 empower parliament to make authority by its state legislation। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल 49 ये पार्लियामेंट कुछ कानून ऐसे बना देते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है वो खत्म हो जाता है। सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कानून बना रखा है, लेकिन वो कानून पार्लियामेंट में ऐसा बना दिया जाता है कि वहां पे वो कानून नन एंड वॉइड हो जाता है। रिसेंट में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जीएसटी का कानून। हमारे यहाँ भी रेवेन्यू का कानून बना हुआ था, लेकिन वो कानून पार्लियामेंट में जब पास किया गया तो वो कानून
चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के कानून को ख़त्म करते हुए हमारे यहाँ जीएसटी कानून को पास कराया गया और हमारे स्टेट का जो कानून है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 249 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नल एंड वॉइड करने के, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन चूंकि इंक्रोचमेंट तो हुआ उसके पावर में, तो आर्टिकल 249 भी इंक्रोच करता है। और ये हमें कुछ हद तक जूरिस्ट का जो कहना है कि जो कि भारतीय संविधान पे जो फेडरल नहीं है, कुछ हद तक यूनिटरी है, तो उनका कथन यही है कि आर्टिकल 249 का उन्होंने यूज करता है। तीसरा है पार्लियामेंट पावर टू मेक न्यू स्टेट एंड अदर बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तीसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 3 ये पावर देता है कि पार्लियामेंट को कि नए स्टेट का निर्माण करें और जो स्टेट है दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना दें। तो तीसरा पॉइंट है, यहाँ भी इंक्रोचमेंट समझ में आ रहा है जूरिस्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट को, कि आर्टिकल 3 का यूज करके, जैसा कि हमने देखा था 2014 में आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। तो यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के पावर को इंक्रोच करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज किया और स्टेट गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर दिया। चौथा है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन है। हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल ये तीनों इमरजेंसी प्रोविजन जो कि लग के ऐसा दर्शाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर को यहाँ भी इंक्रोच किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन जब लगता है जबकि वार की स्थिति हो जाती है, देश में युद्ध छिड़ जाता है, तो पार्लियामेंट केंद्र सरकार स्टेट के हर पावर को सीज कर लेता है। यहाँ पे स्टेट का कोई पावर नहीं चलता। आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी लगा दी जाती है उसमें स्टेट के सारे पावर को सीज कर दिया जाता है। दूसरा है आर्टिकल 356। 356 में फेल्योर जब हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब स्टेट की फेल हो जाती है, जब स्टेट सही ढंग से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो गवर्नर ऐसा प्रेसिडेंट को कहा तो ऐसा प्रपोजल बना के देता है कि हमारे स्टेट की मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, आर्टिकल 356। तो यहाँ भी इंक्रोच किया गया राज्य सरकार की पावर को, और ऐसा हमने कई बार देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगा है। बिहार में भी कई बार लगा और भी स्टेट में कई बार लगा है। तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 356, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है, वहां भी स्टेट का पावर नल एंड वॉइड हो जाता है, वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रोच कर लेती है। तो ये कई बार देखा गया है। ये 4 पॉइंट के माध्यम से कई जूरिस्ट का ऐसा कहना है कि भारतीय संविधान में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती है जो कि बताते हैं कि ये है फेडरल नहीं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर बी.एन. शुक्ला कहना ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है, लेकिन ये इमरजेंसी प्रोविजन कितनी बार लगाई गई है? सीमित दायरे में तो लगाई गई है, ऐसा नहीं कि बार बार लगाई गई है। आर्टिकल 352 का यूज कितना बार हुआ? आर्टिकल 356 का यूज कितना बार हुआ? आर्टिकल 360 का यूज कितना बार हुआ? तो ऐसा नहीं है। तो मुख्य रूपेण ये बात है, चूंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के, लेकिन अगर हम सारांश में देखें, सब बात को तर्क करते हुए देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरली कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग का कहना है नाइदर इट इज फेडरल नॉर इट इज यूनिटरी, इट इज क्वासी फेडरल, मिश्रण है दोनों का। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन तो हम मुख्य और इन सब बातों को गौर करते हुए हम
देखेंगे, मानेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कुछ कुछ बातें जरूर इसमें यूनिटरी की है, लेकिन ये पूरी तरह कहना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, ये गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ही है। तो ये क्वेश्चन को आपको इसी तरह से डील करना है। ये मेनली लॉन्ग का क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हमने क्लास में कई बार डील किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। आगे भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, जुडिशियरी में भी जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा। जब तक आप अपने घरों में रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। थैंक यू।